जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आजकल जो है वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए या फिर एंट्री टेस्ट के तौर पे हमारे पास जो टेस्ट हो रहे हैं उसके पैटर्न में वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग टाइप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन का मकसद जो है वो इसी नौइयत के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग की तरफ आते हैं। वर्बल रीजनिंग से मुराद आप ये समझें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके डिफरेंट नौइयत के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अ, वो आपको तैयार करने हैं ताकि आप जो आपका एंट्री टेस्ट है या फिर एडमिशन टेस्ट है उसके लिए आप कामयाब हो सकें। तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़रूरी है और क्वेश्चन नेचर को समझना भी ज़रूरी है। इससे हमें बिल्कुल भी जान नहीं छुड़ानी चाहिए। ये इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते। बस अगर थोड़ी सी इसमें मेहनत कर ली जाए तो ये इजीली हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे यानी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की रीजनिंग है वो पहले समझ लें। एक तो वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग का जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस के ज़रिए से चेक किया जाता है। कहीं पे एनोलॉजी है, कहीं पे जो है वो ऑड नंबर को, ऑड चीज़ों को निकालना होता है, और कहीं पे सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे एक होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव का सादा सा मतलब है कि वो मैथ्स जो है, आपकी मैथमेटिक्स जो है उसके क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है। उसमें भी डिफरेंट जो है वो एनालिसिस बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होते हैं। उसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन में जो है वो हम वर्बल रीजनिंग की तरफ आते हैं। वर्बल रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन जो है वो एनालॉजीज का है। ठीक है, एनालॉजीज को जो है वो हम सादा ज़ुबान में अगर समझें तो ये है कि दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना होता है, जिसको हम कयास भी कहते हैं। यानी इसमें हमने कॉमन कॉज को तलाश करने हैं और उसकी बेस पे हमने रिजल्ट्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल, एनालॉजी इज a comparison between two pairs of words that shows relationship। यानी उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। ठीक है। तो इसमें आपको टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो समझना ज़रूरी होता है कि ये दो चीज़ें जो है उनका किस नौइयत का रिलेशन है। अच्छा, इसको एनोलॉजी को जो है वो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो हमारे लिए इजी होगा। मसलन एक रिलेशनशिप होता है जो सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप है, यानी हम मानी जो अल्फाज हैं उनका। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि हैप्पी, जॉयफुल, हैप्पी, जॉयफुल, यानी हैप्पी के मीनिंग जो है वो जॉयफुल हैं। तो ऐसे हमने देखना है कि सैड, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी यानी पहले हमने इसका रिलेशनशिप देखा हैप्पी और जॉयफुल का। तो हमें पता चला कि हैप्पी और जॉयफुल जो है वो ये हम मानी अल्फाज हैं, यानी सिनोनिम्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा है, ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये भी हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो यहाँ पे सैड है, तो सैड के लिए हमने फिर हम मानी देखा एंग्री, क्राई, अनहैप्पी, लाफ। ठीक है, लाफ नहीं हो सकता, सैड जाहिर है हंसना नहीं हो सकता, रोना भी नहीं हो सकता, और नाराज होना भी नहीं हो सकता, बल्कि अनहैप्पी है। ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम आ गया, सॉरी, इसका जो है सिनोनिम आ गया, यानी हम मानी आ गया। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को यानी सी को जो है वो मार्क कर देते हैं। ठीक है। तो एक टाइप ऑफ रिलेशन तो ये होता है कि आपने, अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको जो गिवन है ना इसको समझें कि ये रिलेशनशिप क्या है। जब आप इस रिलेशनशिप को समझेंगे तो फिर आप सेम वही रिलेशन, वही जो उसमें रिलेशनशिप की कॉज है उसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेयर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है फास्ट, क्विक। तो ह्यूज के लिए क्या आएगा? फास्ट क्विक में भी देखें तो ये भी सिनोनिम्स का रिलेशन है। ठीक है, फास्ट क्विक। तो ह्यूज के लिए स्मॉल, बिग, हैवी। तो लाउड, हैवी, तो इसमें जो ह्यूज के साथ मैच करता है वो है बिग, यानी बड़ा। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो ये एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है सिनोनिम्स बेस्ड एनोलॉजी। तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि आपको
तलाश करना है कि कौन सा उसका हम मानी लफ्ज है जो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ऐसे एंटोनिम रिलेशनशिप भी होता है, यानी मुतजाद अल्फाज मुतजाद, ठीक है। जैसे जनरस है, जनरस आपको पता है सखी को कहते हैं, ऐसे इसका उलट जो है वो स्टिंगी है। तो ऐसे इसको जो है वो हम शेक्सपियर यानी जो कंजूस के माने में, जनरस मतलब सखी, और स्टिंगी जो है वो कंजूस के माने में। ऐसे ब्रूटल जो है, ब्रूटल कहते हैं जालिम को, ठीक है। तो अब इसका जो एंटोनिम है यानी मुतजाद है, वो इनमें से हमें देखना है। यानी जालिम का जो है वो मुतजाद जो है वो होना चाहिए मेहरबान, ठीक है। एंग्री नहीं हो सकता, ऑनेस्ट भी नहीं हो सकता, फियर्स भी नहीं हो सकता, ये भी इसका हम मानी है। तो मुतजाद इसमें जो है वो सिर्फ काइंड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप जो बीटा है यानी बी ऑप्शन है उसको टिक कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं एंटोनिम के, वो है विक्ट्री डिफीट, ठीक है। विक्ट्री फतह को कहते हैं, डिफीट शिकस्त को कहते हैं। तो अराइवल का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है, डिपार्चर, ठीक है। ये आमतौर पे लिखा भी होता है अराइवल और डिपार्चर, यानी एक जगह से आप आपकी आमद होती है, दूसरे से आप जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से आपको पता चला। तो गोया हमने एनालॉजी के पोर्शन में ये देखा कि एक रिलेशनशिप हमें तलाश करना है, और सेम रिलेशनशिप दूसरे पेयर में भी हमें अप्लाई करना है। ऐसे एक और टाइप का रिलेशन होता है पार्ट टू होल। फॉर एग्जांपल व्हील जो है वो पार्ट है किसका, कार का। तो ऐसे पेज जो है वो इनमें से किस चीज़ का पार्ट हो सकता है, लाइब्रेरी का, पेपर का, बाइंडर का, या बुक का। तो सही ऑप्शन जो है वो उसका बुक है, क्योंकि जैसे व्हील जो है वो कार का पार्ट है, ऐसे पेज पार्ट है बुक का। तो इट मीन्स के रिलेशनशिप क्या बना, पार्ट टू होल। एक और एग्जांपल देखते हैं, पेटल पत्ती को कहते हैं, ठीक है, फूल की पत्ती जो होती। तो फ्लावर पेटल, फ्लावर का पेटल होता है। तो फिंगर किसका पार्ट होता है, नेल हैंड रिंग आर्म। तुम्हें पता चला कि ये हैंड का पार्ट है यानी हाथ का पार्ट है, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है वो हमने देखना है, जो पहले पेयर में है सेम उसी पेयर में होगा, ठीक है। अम, ऐसे हम फर्दर देखते हैं, टूल एंड यूजर, वर्कर या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन, ये इसको कौन यूज करता है, ये एक टूल है किसके लिए, राइटर के लिए, ये जो यूज करता है। तो ऐसे ब्रश जो है उसको कौन यूज करता है, आर्टिस्ट करता है, कारपेंटर करता है, टीचर करता है, या पेंटर करता है। तो यूजुअली ब्रश का जो इस्तेमाल है वो पेंटर करता है। जिस तरह राइटर लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे पेंटर पेंट करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से आपने जो है वो रिलेशनशिप इनमें देखना है, ठीक है। हैमर, ठीक है। हैमर जो है वो कौन यूज करता है, कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर आपको पता है बड़ा ही होता है, तो वो थोड़ा इस्तेमाल करता है हैमर। ऐसे जो स्टेथोस्कोप है वो कौन इस्तेमाल करता है, डॉक्टर, ठीक है। तो ये गोया एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, और इसको इस्तेमाल करने वाला उसका वही। एक और टाइप का रिलेशन है जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फायर जो है वो वजह बनी, कॉज है, और इसने क्या कर दिया, इफेक्ट इसका हुआ बर्न यानी जला दिया। तो ऐसे रेन, अगर बारिश होती है तो इससे क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, वेट होती है, सही है, यानी तर हो जाती है। स्टॉर्म फ्लड ये उसका बाद में कोई ज़ाहिर इफेक्ट बन सकता है, लेकिन इमीडिएट जो इफेक्ट है, फौरी इफेक्ट, वो वेट का है, ठीक है। ऐसे स्टडी, इसका इफेक्ट होगा सक्सेस की सूरत में, अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो वो उसका इफेक्ट क्या होगा, फेलियर की सूरत में, ठीक है। समझ आ रही है ना, कोई इस पे अगर कुछ पूछना चाहे यहाँ तक तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। जी समझ आ रही है सर। ये आपके चैनल पर अपलोड हो गई? जी जी, अपलोड भी करेंगे और आपको ये हम प्रोवाइड भी कर देंगे, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो इस सेशन में जो है वो समझना ज़रूरी है, बाकी जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे जी, ठीक है। तो ये अब एनोलॉजी जो है ना, इसके लाजमी कोई एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये कुछ इसकी मैंने किए हैं। मेरे ख्याल में आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि एनोलॉजी होती क्या है। तो ये असल में कॉमन रिलेशनशिप देखना होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं जी, सेंटेंस कंप्लीशन,
ठीक है, ये दूसरा पार्ट है वर्बल रीजनिंग का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यू आर गिवन एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विद वन और मोर ब्लैंक्स, योर टास्क इज टू चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, ग्रामर एंड वोकेबलरी। ठीक है, तो नामुकम्मल जुमले होते हैं इनकम्प्लीट, उनको आपने सूटेबल वर्ड्स के साथ कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल कहता है कि शी वॉज नोन फॉर हर बिहेवियर, डैश बिहेवियर, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स एंड एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न। देखें, यहाँ पे शी वॉज नोन फॉर हर बिहेवियर, अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पे सेल्फिश भी आ सकता है, काइंड भी आ सकता है, रूड भी आ सकता है, लेजी भी, कोई भी आ सकता है। लेकिन आगे हमने पढ़ा कि ऑलवेज हेल्पिंग अदर, तो अब सेल्फिश बंदा तो हेल्प नहीं करेगा, रूड भी नहीं करेगा, लेजी भी नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन बनता है काइंड का। तो इट मीन्स कि हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए हमें सूटेबल जो उसका ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इसका ये होगा। Despite being tired, he dashed to finish the project before the deadline. He ignored, failed, managed, refused. ठीक है, यानी उसने फिनिश कर लिया तो इसका मतलब है इग्नोर तो नहीं किया, फेल भी नहीं हुआ कि क्योंकि उसने टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो रिफ्यूज भी नहीं किया। तो एक ही ऑप्शन है मैनेज का। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट को समझें, उसके सियाको सबाक को समझें, मीनिंग को समझें, तो फिर आपको सही वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ऐसे कंप्लीशन में वोकेबलरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल है कि द साइंटिस्ट थ्योरी वाज डिसमिस्ड एज डैश बिकॉज इट लैक्ड एविडेंस, यानी साइंसदान की थ्योरी जो है वो डिसमिस हो गई क्योंकि इसमें एविडेंस नहीं था। ठीक है, डिसमिस्ड एज व्हाट, ब्रिलियंट, स्पेकुलेटिव, फैक्चुअल, इंस्पायरिंग। अब इसमें अगर हम देखें तो एक जो वर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, बाकी कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे इंस्पायरिंग है, फैक्चुअल है, ब्रिलियंट है, ये कुछ मिलते जुलते हैं। स्पेकुलेटिव जो है, स्पेकुलेटिव कहते हैं ऐसे फर्जी सी कोई चीज़ बना लेना। ठीक है, तो उन्होंने कहा यह है कि जो साइंसदान की थ्योरी है वो फर्जी समझ के उसे डिसमिस कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर एविडेंस नहीं था। ठीक है, वो मफरूज़े की बुनियाद पे थी। तो ये जो ऑप्शन है स्पेकुलेटिव का, ये सही है। तो ये भी आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि उस जुमले का मतलब क्या है, तो वहाँ से आप फिर सही लफ्ज़ की तरफ पहुँच जाए। तो इस तरह के भी जो हैं क्वेश्चन हैं वो आते हैं जिसमें आपको सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना होता है। एक और भी एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, जैसे हिज स्पीच वाज सो डैश दैट एवरीवन लिसन विद फुल अटेंशन। ठीक है, अब हर एक बंदे ने पूरी अटेंशन से सुनी, तो इसका मतलब है वो स्पीच बोरिंग तो हो नहीं सकती, इनकोहेरेंट भी नहीं हो सकती, फ्लैट भी नहीं हो सकती। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि स्पीच अच्छी थी तो इंगेजिंग थी, यानी स्पीच ऐसी थी कि हर बंदे ने तवज्जो से सुना। तो अगर वो इंगेजिंग है यानी हर बंदे को उसने इंगेज कर लिया, तो फिर ये सूटेबल वर्ड बनता है। ठीक है, ऐसे कुछ ग्रामर बेस्ड कंप्लीशन के भी सेंटेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, नीदर और नॉर के बाद जो है, यानी एक तो जॉन आ गया और उसके दोस्त, अब यहाँ पे इज, एम, आर, वाज वर क्या आना चाहिए, तो सूटेबल वर्ड जो है यहाँ पे आर ग्रामेटिकली, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए तो इज तो आ नहीं सकता, वॉज भी नहीं आ सकता। ठीक है, हैज भी नहीं आ सकता, सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, तो एक ही है जो जमा के लिए यूज हुआ है वो आर है। यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वाहिद है या प्लूरल है, और उसके लिए कौन सा उसका हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए या वर्ब यूज होना चाहिए, तो आप इजीली जो है उसे कर सकते हैं। द टीचर along with her students visiting the museum today। द टीचर, ये इसका सही ऑप्शन जो है वो आर भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, इज है, हैव भी नहीं है। अच्छा, बाकी सारे जमा हैं, तो ये इज जो है वाहिद है। उसकी रीज़न ये है कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो कॉमे के अंदर दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर होता है ना द टीचर विद हर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे जमा का सीगा यूज होता है, जमा का। ठीक है, प्लूरल होता है, यानी आर यूज हो जाता है या वर यूज हो जाता है।
लेकिन इसने जो है वो ये कॉमे में दे दी है, तो इसलिए असल जो सब्जेक्ट बनेगा वो द टीचर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस जो है वो सूटेबल है। ठीक है, अलोंग विद जो है ये इससे सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। ऐसे कुछ लॉजिकल कनेक्टर्स भी हो सकते हैं कॉज कंट्रास्ट रिजल्ट के तौर पे। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, ही ऑफन गेट्स टॉप ग्रेड्स। ठीक है, कि वो बहुत ज़हीन है। और हाउ एवर, तो ये उसका मुतजाद होता है, जब अगर कोई कंट्रास्ट देना हो तो फिर यूज़ होता है, ऑल दो भी कंट्रास्ट के लिए, इंस्टेड भी कंट्रास्ट। तो कॉन्सिक्वेंटली जो है, यानी वो बहुत ज़हीन है, तो कॉन्सिक्वेंटली यानी नतीजतन क्या होता है कि ही ऑफन गेट्स टॉप ग्रेड। तो इसलिए वो क्या करता है, टॉप ग्रेड हासिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीनिंग को समझना ज़रूरी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप कनेक्टर लगाएंगे। अच्छा, वो कहता है कि ही वॉज टायर्ड, ही केप्ट वर्किंग। तो अगर हम इसे समझें तो इसमें दो कैफियतें बताई जा रही हैं, यानी अगरचे वो थका हुआ था, उसने काम जारी रखा। बिकॉज ही वर टायर्ड तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि वो थका हुआ था ये तो हम नहीं कहेंगे अगरचे के मीनिंग में। तो अगरचे का यहाँ पे जो है वो सिर्फ ऑल्दो है। ठीक है, सो ऑल्दो इज a suitable वर्ड। ठीक है, वो ज़्यादा सूट कर रहा है तो इसलिए आपको लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है वो ग्रामर बेस है, ईडियम बेस है, फ्रेजल वर्ब बेस है, preposition बेस्ड हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जो क्वेश्चन हैं इसमें रीजनिंग के, वो आपके जनाब आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी आ जाते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, इससे मुराद ये है कि आपको एक सिंपल पैराग्राफ दिया जाता है, और उसको पढ़ने के बाद जो है वो आप उससे क्या करते हैं जनाब, उसके उसकी बेस पे आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब देते हैं। मेन आइडिया पूछा जा सकता है, कोई फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे आप क्या इन्फर करते हैं, डिराइव करते हैं, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहता है कि हाँ, अब ये जो तीन चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो क्या, इसकी जो मेन आइडिया है वो क्या होता है कि सेंट्रल पॉइंट क्या है। यानी कोई पैराग्राफ दिया गया है, लेट्स सपोज वो क्लाइमेट चेंज पे दिया गया है, तो उसकी अगर बात हुई है तो आप कहेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज पे है, टॉपिक जैसे होता है ये सेंट्रल आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नीचे जो पैसेज दिया गया है इसे हम देखते हैं कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, इट इंक्लूड्स डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये एजुकेशन पे है। इसका आइडिया क्या है कि एजुकेशन मीन स्टडिंग हार्ड, या फिर एजुकेशन इज ब्रॉड मल्टी स्किल प्रोसेस, या इंटेलिजेंस की बात हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सी सही ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि इसमें बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है कि वो सिर्फ फैक्ट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अदर एरियाज में भी काम करती है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन को यहाँ पे एक ब्रॉड फील्ड के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है सी वाला वो ठीक है। तो आपने मेन आइडिया लेना है। ठीक है, ऐसे जो है वो ये भी हो सकता है कि व्हाट डज द ऑथर मोस्ट लाइकली वैल्यू इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो अगर हम इस पैराग्राफ में देखें तो वो कहता है कि इट इंक्लूड्स डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी तीन चीज़ें रखी हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या बात हुई। डिसिप्लिन नहीं, प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड स्किल्स, और मेमोराइजेशन ये भी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज ओनली ये भी नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है बी वाला, प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड स्किल्स, यानी ये इस चीज़ पे जो है वो उसने पैराग्राफ में बात की गई। तो आपने उसको पैराग्राफ को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने जवाब देना है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड, तनकीदी एतबार से। ठीक है, यानी आपने कोई भी आर्गुमेंट है उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, और सही चीज़ तलाश करनी है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आइडेंटिफाई
व्हाट इज अज्यूम्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, क्या चीज़ यानी फ़र्ज की गई, अज्यूम की गई। मसलन स्टेटमेंट है कि चिल्ड्रन हु रीड मोर स्कोर, द चिल्ड्रन हु रीड more score higher in exams, so we must give them more story books। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है assumption क्या है। assumption में हम पढ़ते हैं ऑप्शन चिल्ड्रन हेट रीडिंग, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो स्टोरी बुक्स आर द ओनली वे टू हेल्प। ठीक है, स्टोरी बुक्स की बात तो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जरिया है। रीडिंग इम्प्रूव्स एग्जाम परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं क्योंकि शुरू में कहता है कि चिल्ड्रन हु रीड मोर, इसका मतलब है कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं स्कोर हायर इन एग्जाम्स, तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो ये अब मफरूज़ा यही है। ठीक है, हाइपोथेसिस यही है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आते हैं। तो एग्जाम्स टेस्ट रीडिंग स्किल्स ओनली, ये भी बात सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है इसमें, जो असल पहले ही जुमले में उसने, पहली ही लाइन में उसने वाजे किया था। ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कहता है द गवर्नमेंट शुड बैन जंक फूड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, वो कहता है कि इसके अंदर क्या अज्यूम किया गया है, मफरूज़ा क्या बताया गया। ठीक है, पीपल विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड इफ बैंड, जंक फूड इज हेल्दी, जंक फूड इज हेल्दी ये तो कहीं नहीं कहा गया। बैनिंग थिंग्स, ऑलवेज थिंग्स की बात नहीं हुई, जंक फूड की बात हुई है। हेल्थ कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, ये भी बात नहीं हुई। तो इसका मतलब है एक ही ऑप्शन है ए वाला कि पीपल विल स्टॉप ईटिंग जंक फूड इफ बैंड। ठीक है, तो क्योंकि इसने कहा था कि द गवर्नमेंट शुड बैन जंक फूड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोग छोड़ देंगे जंक फूड अगर बैन कर दी जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखना है कि ज़्यादा सूटेबल उसमें क्या बात हुई है, तो उसको आपने चूज करना है। ठीक है। अम, हाँ जी, ऐसे कुछ कंक्लूजन बेस भी आ सकती हैं। जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो क्या है कि व्हाट लॉजिकली फॉर्म फॉलोज फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। कहते हैं कि ऑल मैमल्स ब्रीथ एयर, डॉल्फिन्स आर मैमल्स। यानी पहली बात तो ये है कि जितने भी मैमल्स हैं ना, जानवर हैं, ममालिया, वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो डॉल्फिन्स आर मैमल्स, डॉल्फिन्स क्या हैं, मैमल्स हैं। डॉल्फिन मैमल्स हैं तो इसका नतीजा है कि डॉल्फिन्स भी सांस लेंगे। ठीक है, तो इसलिए डॉल्फिन्स डोंट ब्रीथ ये तो नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि डॉल्फिन्स जो है वो मैमल्स हैं, और मैमल्स का हमने कहा कि वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑल एनिमल्स ब्रीथ, नहीं सारे एनिमल्स नहीं हैं उन। ठीक है, बल्कि ये है कि सिर्फ मैमल्स की बात हुई है यहाँ पे। तो डॉल्फिन्स आर फिश, ये भी बात कहीं नहीं हुई। तो एक ही ऑप्शन है कि डॉल्फिन्स ब्रीथ एयर। ठीक है, हवा में सांस लेते हैं, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे एक और स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास ए पास, यानी जो क्लास ए है, सेक्शन ए है, वो पास हो गई। अहमद इज इन क्लास ए, अहमद जो है वो क्लास ए में है। तो हमने कहा था कि क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स पास हो गए, अहमद क्लास ए में है, तो इसका मतलब है अहमद भी पास हुआ होगा। अहमद फेल्ड, नहीं, अहमद पास्ड। अहमद इज नॉट इन द क्लास ए, नथिंग कैन बी सेड। तो ये बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, यही इससे जो है वो नतीजा निकल रहा है। तो इस टाइप के ना ये क्वेश्चन होते हैं, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है इस तरह की, उसमें यही कॉमन सेंस के और जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो इससे घबराया नहीं करें, थोड़ी सी आप तवज्जो करें, मेहनत करें, तो आप इजीली जो है वो टेस्ट पास कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये जस्ट प्रैक्टिस है। आप डिफरेंट टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इनको हम अपलोड भी कर देंगे और आपको इंशाल्लाह ये प्रोवाइड भी कर देंगे। आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और चीज़ों को, रिलेशनशिप को जो है वो समझें, और उससे इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो आपकी आसान होती जाएंगी, और आप इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट पास करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर उन लोगों का टेस्ट रह जाते हैं जो इस डर और खौफ की वजह से तैयारी नहीं करते कि हमने तो ये कभी पढ़ी नहीं है चीज़ें, तो हम ये कैसे करेंगे, या हम इस्लामियात के लोग हैं और हमारा इससे क्या लेना देना, तो हम ये तो
तो इससे इस वजह से जो है वो आमतौर पे लोग जो है वो टेस्ट में रह जाते हैं। और अगर कोई थोड़ी सी भी मेहनत उसमें कर लेता है, तवज्जो दे देता है, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें जो उसे बिल्कुल ही आइडिया नहीं होती कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, तो वो पता चल जाता है और उसकी बेस पे उसका टेस्ट पास हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है वो टेस्ट दिया लोगों ने, और उसमें काफ़ी सारे लोग रह गए इसी वजह से कि इस्लामियात के लोग जो है वो आमतौर पे इंग्लिश मैथ की जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो बाद में जो है वो कुछ लोगों ने पास भी किया, और वो पास करने वाले वही लोग थे कि जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की, रेलेवेंट चीज़ें देखी और मेहनत की, और उस मेहनत का जो है उनको सिला मिला और उनका टेस्ट पास हो गया। तो इसलिए आप सबसे भी यही है कि आप लोग जो है वो इसको देखें और प्रैक्टिस करें चीज़ों की, तो इंशाल्लाह जो है वो आप भी पास करने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए। अब हम जो है वो इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो यहाँ पूछ ले, ताकि चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी जनाब। सर इसमें बाज़ औक़ात बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भी उसकी सख्त होती है, अल्फाज भी सख्त होते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं, तो उसका क्या करना है? तुक्का लगाना होता है क्या? नहीं नहीं, देखें, तुक्का तो बिल्कुल ही आखिरी ऑप्शन है ना, तुक्का नहीं लगाना होता है आपने। अगर तुक्के को दूसरा माना दें कि आप उसे जो है वो करीब गेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये यहाँ पे लेते हैं जो हमने शुरू में एग्जांपल ली थी, एग्जांपल वन है हैप्पी जॉयफुल। अब इसका तो समझ आ रहा है ना कि हैप्पी का मतलब जॉयफुल होता है, तो सैड का मतलब क्या है? अब आप अगर तुक्का लगाने पे आएंगे तो सैड आपको एंग्री भी लग रहा होगा कि यार ये भी हो सकता है, जो बता सैड है वो एंग्री भी हो सकता है। लेकिन आपने बाकी भी सारे ऑप्शन देखने हैं, तो आपने देखा कि यार लाफ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, इसको तो सिरे से ही काट देना। ठीक है, इसको क्या कर दें, क्रॉस कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आपने देखा किराए, ठीक है, किराए भी जो है वो नहीं हो सकता। एंग्री और अनहैप्पी में देखें ज्यादा करीब कौन सा लगता है, तो आप ये पहले देखेंगे कि यहाँ पे हैप्पी की बात हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके उलट जो है वो अनहैप्पी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने गैस करना होता है। ठीक है, तुक्के को आप एकेडमिक गैस कहें कि आपने एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि पहले तो आप देखें ना इसमें से कौन से नहीं हो सकते, जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, फिर आप आते हैं। ठीक है, बाकी जनाब इसकी इसका हल जो है वो प्रैक्टिस ही है। कम से कम आपको पता तो हो ना कि इस नौइयत के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मुश्किल लैंग्वेज में हो। ठीक है, आसान भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जिन लोगों को सिरे से पता ही नहीं होता कि अच्छा इस तरह के हैं, तो वो फिर सारे ही तुक्के लगाते हैं और अक्सर गलत हो जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा ना कि यार इस टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर आप वो करीब हो जाएंगे गैस करने के भी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है जी। और बहुत शुक्रिया। हाँ, तो इसलिए हिम्मत करें आप बिल्कुल ही। अब मसला ज़्यादातर लोगों के साथ ना यही है कि वो रहते हैं जी बस ठीक है, एमसीक्यूज हैं तो तुक्का लगा देंगे, चल गया तो पास हो जाएंगे। नहीं, ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। और बल्कि मैं रिकमेंड ये करूँगा कि तैयारी करनी चाहिए, और चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जैसे आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। इससे आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर किया जाए और समझा जाए इसको कि ये होती क्या है। तो ये रीजनिंग ही है, यानी हमारी कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की चेक कर रहे होते हैं कि हम चीज़ों को समझने की कितनी सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो बस ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें ज़रूर है कि आपको लैंग्वेज कुछ ना कुछ आनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरे से ही मुश्किल हो, बिल्कुल ही समझ ना आए। तो इसलिए हिम्मत करें और लग के मेहनत करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप पास कर लेंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह।